हेलो 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 हेलो। रेडी? वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रॉकवुड इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ जेके सर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि मैथ के अंदर 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर किस तरीके से अपन तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। तो बेटा आज हम लोग एक डिटेल स्ट्रेटेजी लेके आए हैं मैथ के अंदर, है ना, कि आप मैथ में आसानी से, सीबीएसई बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो, आसानी से आप 95% से ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जो अपन जैसे लेक्चर आगे चलेगा उस हिसाब से आपसे बात करते जाएंगे। ठीक है? तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ध्यान से चीजों को समझना है और कोशिश करनी है इस चीज को फॉलो करने की। क्योंकि अपन इंस्टीट्यूट के अंदर भी यही सिस्टम को लेके बहुत जल्दी, है ना, अपन इस सिस्टम को लेके आ रहे हैं ताकि बच्चों को एक सेल्फ हेल्प मिल जाए। अगर किसी तरीके की उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक 24 आवर्स सपोर्ट मिल जाए। ठीक है? तो ध्यान से सुनना। सबको पता ही है कि बोर्ड के डेट शीट वगैरह सारे जारी हो गए हैं ना। तो ध्यान से देखो, अब समय ऐसा है बेटा कि अब बेकअप कॉल है। मतलब जैसे किसी चीज की नोटिफिकेशन आ जाती है ना, जैसे डेट आ जाती है ना, तो कहा जाता है कि यार सीट बेल्ट बांध लो, मौसम खराब होने वाला है। कहने का मतलब कि अब आपके रिजल्ट, आपका जो है ना प्लस टू वाले बच्चे हैं, एक बार देखो तो सही, ये आपका ना लास्ट बोर्ड एग्जाम है पूरी जिंदगी का। इसके बाद आप दोबारा बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाले हो, है ना। आप अब कॉलेज में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, वहां पे डिग्री मिलती है। बात में वहां पे डिग्री मिलती है, बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं, है ना, कि आप प्लस टू कर लिए। बात समझ में? तो जब लास्ट ही एग्जाम है तो क्यों ना अभी से अपन इतना मेहनत कर लें कि बोला जाता है ना, तो अंत भला तो जग भला। मतलब अंतिम वाली लड़ाई अगर बहुत अच्छी निकल गई तो पिछला 10th कैसा था उससे आपसे कोई पूछेगा नहीं, अगर आपका प्लस टू बहुत अच्छा हुआ है तो थोड़ा सा ना बेकअप कॉल आ गया, नोटिफिकेशन आ गई, तो थोड़ा सा इसके हिसाब से आप अपने ऊपर ना एक तरीके से कंट्रोल करो कि भाई अब 2 महीने रह गए, 2.5 महीने रह गए, अब अपन ना थोड़ा सा ना एक जो फालतू का जो टाइम फालतू चीजों में अपन डाल रहे हैं ना, उससे बचने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो आगे चलते हैं। देखो, ये आपकी डेट शीट है प्लस टू सीबीएसई वालों का, है ना। तो इसमें देखिए मैथ का पेपर कब है बेटा? 9 मार्च को पेपर है मैथ का होने वाला। तो अगर देखा जाए ना तो आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से। तो ओवरऑल जो आपके नंबर ऑफ डेज है ना, अप्रोक्सीमेट 70 डेज है, उससे ज्यादा डेज नहीं है। यानी अब 70 दिन जो रह गए ना लास्ट के, उसमें आपने बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर किसी बच्चे का इस समय 30 या 40 मार्क्स भी आ रहा है तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ना शुरू कर दे, तो आराम से वो बच्चा 30-40 मार्क्स वाला भी बच्चा ना 70-80 मार्क्स पे जा सकता है। मैं गारंटी दे सकता हूं मैथ के अंदर तो। ठीक है? तो थोड़ा सा एक सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम क्या है, एक बार गौर से चीजों को समझना, कोशिश करो कि इस चीजों को हम फॉलो करते चलें। आगे चलते हैं। देखो, अब देखो क्या है कि देखो होगा क्या अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। तो उस दिन इमेजिन कर, जिस दिन तेरे मार्क्स आएंगे, है ना, सब लोग, पता है इंस्टीट्यूट में ऐसा देखा जाता है कि यार बच्चों को जब पता होता है ना कि सर आज रिजल्ट आने वाला है, बच्चे तो आ गए 9 बजे इंस्टीट्यूट में, लेकिन उसका माइंड सेट नहीं हो रहा क्लास के अंदर। क्योंकि बार बार उसको ना एक डर लग रहा है। क्यों डरना है ना, मतलब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपन क्यों डरेंगे? अगर आज हमने मेहनत कर लिया तो उस दिन रिलैक्स क्यों नहीं रह सकते अपन, है ना। तो अब समय ऐसा है ना कि या तो अपने आप को प्रूफ कर लो, अपने आप को प्रूफ करके दिखा दो कि देखो मैं भी बोर्ड में अच्छा करने वाला हूं, या रिजल्ट के दिन अपने आप को एक्सपोज कर लो कि यार हमने कुछ नहीं किया। बात समझ में आ रही है ना? वो सिचुएशन बेटा नहीं आने दो, प्लीज मत आने दो। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा करे, है ना। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा एटलीस्ट हमसे तो अच्छा करे, है ना। तो उनके मन में ना एक प्राउड फील करवाने का समय अब आ गया है आपके पास। और लास्ट के 70 दिन आप मेहनत करके ये चीज करवा सकते हो, मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है? तो आगे देखिए, अब देखिए जो 70 डेज लेफ्ट है, हमने रॉकवुड इंस्टीट्यूट में इसको कैसे फॉलो अप करना है, किस तरीके से हम बच्चों को तैयारी करवाने वाले हैं, ये कंप्लीट डिटेल, है ना, अबाउट मैथमेटिक्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस चीज को अपन फॉलो करेंगे, किस तरीके से सिस्टम में लेके चलेंगे, एक एक चीज को गौर से समझना, और कोशिश करो घर के भी अंदर जो आपको टास्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको फुलफिल करें, उसको सॉल्व करें, उसको अपने तरीके से हैंडल करें।
तो बेटा पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज तो सिलेबस देखो क्या है आपका। सिलेबस जो है ना +2 में मैथ का जो चैप्टर नेम है वो ये सारे चैप्टर आपके सामने हैं। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये यूनिट 1 है बेटा, है ना, ये यूनिट 1 है, राइट। ये यूनिट हमारा कौन सा है, 1 है, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इस यूनिट 1 में से टोटल कितने नंबर का पेपर आ रहा है, 10 नंबर का। बात समझ में आई। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इसमें से भी आउट ऑफ 10 80 10 मार्क्स इन दोनों से आ रहे हैं। अगर मैं देखूं कंटिन्यूटी से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन तक, है ना, ये सारे चैप्टर कैलकुलस के अंदर है और इससे 44 मार्क्स के पेपर बन रहे हैं हमारे। सोचो कितना बड़ा यूनिट है ये और कितना मतलब इंपॉर्टेंट यूनिट है ये कैलकुलस, है ना। अगर कोई बच्चा मान लो कैलकुलस से सबको डर लगता है और खास करके एओडी और इंटीग्रेशन से, है ना, लेकिन अगर ये यूनिट आपका सो रह गया, मतलब वीक रह गया, तो इमेजिन कर कि 80 मार्क्स में से 44 मार्क्स आपके वीक हैं, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। 80 में से 44 मार्क्स अगर आपके वीक हैं तो बेटा आप कहां पे खड़े हो, स्टैंड कहां पे कर रहे हैं, आपकी तैयारी आउट ऑफ 50 मार्क्स की है बस। अगर 80 मार्क्स में से 44 मार्क्स आपके सो हैं, मतलब 44 में से मैं सर 10 नंबर ले आऊंगा, 15 नंबर ले आऊंगा, तो 40 नंबर की तैयारी है ना आपकी, अब प्लस 10 नंबर कैलकुलस, यानी आपकी प्रिपरेशन जो है ना बस 50 मार्क्स का है। लेकिन वो प्रिपरेशन 50 मार्क्स का जो है उसमें आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि मैं 50 में से 50 लेके ही आ जाऊंगा, है ना। तो सोच इमेजिन करके अगर 50 में से 50 लाने की तुम गारंटी नहीं दे पा रहे, तो अगर थोड़ा सा भी पेपर टफ हो गया तो बेटा अपन बाउंड्री पे आ गए, फिर जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक अपन टेंशन में घूमते रहेंगे। वो वेट सिचुएशन अब आने मत देना, अभी समय है, सही समय है, अभी आप लगो और मेहनत करना शुरू कर दो, है ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का कंटिन्यूटी, एओडी और इंटीग्रेशन, इसमें हार्ट मैक्सिमम बच्चों का टाइट होता है। अगर ये इंटीग्रेशन कमजोर है तो अगला 2 चैप्टर नहीं बनेगा, जब नहीं बनेगा तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर तो नहीं बैठ पाओगे पेपर देने के बाद। तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी वे में चलना। वेक्टर और वेक्टर 3D इसमें से भी 10 नंबर के पेपर आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर का पेपर आ रहा है और इसमें से 6 मार्क्स के पेपर आ रहे हैं। सबसे आसान अगर देखा जाए चैप्टर तो एलपीपी, उससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। देखो सीबीएसई वालों का जो सिलेबस होता है ना, उनका ऐसा डिजाइन होता है कि हर बच्चा कम से कम पास कर जाए। तो अगर किसी को पास होने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको 5 चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पासिंग के हिसाब से, वो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, जो सबको आता है, सबसे आसान चैप्टर, डिटर्मिनेंट, एलपीपी और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। क्योंकि इनवर्स में बस अगर प्रॉपर्टी सिलेबस हट ही गया है तो बचा क्या फिर, है ना। अगर ये 4 चैप्टर तुम कर लेते हो अच्छे से, और सब लोग करके भी जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा कंसेप्ट और लॉजिक नहीं है ना, तो इसमें हम पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन हमें पास होने के लिए अपने यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको, या आप यहाँ पर सिर्फ पास होने के लिए नहीं आ रहे, आप आ रहे हो कि सर मेरे को ना 80% नंबर चाहिए, 90% नंबर चाहिए। तो आपको हर चैप्टर उतने ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जितना अच्छे से तुम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, जितने अच्छे से तुम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, उतना ही मेहनत से आपको हर चैप्टर को अच्छे से करना ही पड़ेगा बेटा। और ये लास्ट के 70 दिन तुम करोगे और करके दिखाना भी पड़ेगा। बात समझ में आई ना। एक बार प्राउड फील करवा दो यार पेरेंट्स को ना, एक बार प्राउड फील करवा दो रिजल्ट के दिन, है ना, उनको लगे कि यार हमने सही जगह पर भेजा था बच्चों को। बात समझ में आई ना, क्योंकि अब समय सही है, अभी अभी समय है। और भूल जाओ क्या हुआ पिछला रिजल्ट, भूल जाओ कि मेरे 20 नंबर ही आ रहे थे, 30 नंबर ही आ रहे थे, 50 नंबर ही आ रहे थे। यार अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो 50 से 90 पे जाते हैं और 90 से 50 पे आते हैं। कोई छोड़ दे 70 दिन पढ़ाई, रिलैक्स हो जाए, बस 90 से देखना तुरंत 50 पे आ जाएगा। तो अब भी मेहनत कर लो बस, ठीक है। तो अपन किस स्ट्रेटेजी से आगे चलेंगे इसको गौर से देखो। पहला काम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ना एक तरीके से आगे बढ़ना है। आप एक छोटा सा टारगेट सेट करो, उसमें क्या करना है, वीकली टारगेट, कि यार सर हम लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, आपको एक टारगेट बना के दे रहे हैं, आप भी अपने स्तर से एक वीकली टारगेट लेके चलो। उसमें क्या करना है, आप इस वीक में मान लो आपके या मेरे टारगेट के हिसाब से आपको बोला हुआ है कि मैथ में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करना है इस वीक में। ऐसे ही फिजिक्स में एक चैप्टर बहुत लेंदी है तो एक ही चैप्टर हो पाएगा। इसमें मान लो एक चैप्टर आसान है तो चैप्टर 1, इसमें भी 2 चैप्टर कर लेंगे सर, और 3 चैप्टर रेडी हो गया आपके। टोटल देखो कितने चैप्टर हैं, टोटल अगर ऑन एवरेज देखा जाए ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 13 से 14 चैप्टर ही है बस, है ना। तो टोटल 45 चैप्टर है। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, टोटल 45 चैप्टर है, आपके पास 70 दिन है,
45 चैप्टर को 70 से डिवाइड कर लो, एक दिन में आपको 1.5 चैप्टर करना ही है। बात समझ में आई ना? एक दिन में आपको 1.5 चैप्टर तो करना ही है। वीक में रहे 6 दिन या 7 डेज, तो 7 डेज में आपको 10 चैप्टर तो निकालने ही पड़ेंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो कुछ इस हिसाब से 2 + 2 4 + 5 6 और एक 7 चैप्टर से भी काम नहीं बनेगा। मतलब मेरे को कुछ ऐसा सिस्टम बना के चलना है कि मैथ इंक्लूडिंग फिजिक्स इंक्लूडिंग केमिस्ट्री 1 वीक में 10 चैप्टर करना ही पड़ेगा, तब जाके अपन एक कंफर्ट जोन में आएंगे। 10 फरवरी को हम लोग कंफर्ट बैठ जाएंगे कि यार मेरे सारे कुछ हो गए, सारे पुर्जे हमारे टाइट हो चुके हैं, अब लॉन्च पैड पे चलना है और फास्ट तरीके से अपन रिवीजन करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक टारगेट सेट करो कि वीकली टारगेट क्या है आपका, और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। बात समझ में ना? मान लीजिए आपका टारगेट से पीछे जा रहे हैं, तो संडे है ना आपके पास, पेपर हम लोग ले रहे हैं, हर एक वीक में 2 पेपर ले रहे हैं, है ना? मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट में कहां पे कमी आ रही है उसको निकालो बाहर, कि यहां पर लैक हो रही है हमारी चीजें, तो उससे अपने को डिस्टेंस, उससे हमारे को कमी को बाहर करना है, उसको हमारी जिंदगी से दूर करना है उस कमी को, है ना? तो एक गोल लेके चलना है। हम लोग मैथ को किस टारगेट से चलेंगे? तो पहला काम है, जब भी रिवीजन मैं करवाऊंगा तो 2 फेज में रिवीजन शुरू होगी। रॉकवुड के अंदर आपके रिवीजन 2 फेज में होगी। पहला फेज होगा 25 नवंबर से लेके हमारा 10 जैन तक, 25 से लेके 10 जैन तक। इसमें हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे, सब्जेक्ट मतलब चैप्टर के ऊपर काम करेंगे। और सेकेंड फेज जो स्टार्ट होगा हमारा बेटा, वो स्टार्ट होगा, सेकेंड फेज हमारा स्टार्ट होगा 15 जनवरी से लेके 10 फेब तक। इसके अंदर हम लोग पेपर मॉक के ऊपर काम करेंगे, सैंपल पेपर के ऊपर काम करेंगे, डिटेल में भी बातें करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो इस बीच में फर्स्ट फेज में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसको गौर से देखना। पहला जो वीक है 25 वाला, उसमें देखिए कैलकुलस का ना पहले फाउंडेशन अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि अभी बात हुई थी हमारी कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है? कैलकुलस। कैलकुलस का जो फाउंडेशन है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करना है। तो कैलकुलस का फाउंडेशन क्या है? रिलेशन फंक्शन और इनवर्स। तो वीक 1 में कैलकुलस का फाउंडेशन रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 2 चैप्टर को अपन अच्छे से करेंगे। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चूंकि आसान है, तो थोड़ा सा जल्दी से इस 2 चैप्टर को निकाल के अपन साइड हो जाएंगे। बोलो सही है? बोलो सही है? अपन कर सकते हैं ना ये वाला काम, है ना? कैलकुलस का फाउंडेशन 2 चैप्टर, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स। इनवर्स बिल्कुल 2 लेक्चर का भी नहीं है, क्योंकि उसमें से ना प्रॉपर्टी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटा चुका है सिलेबस से। अगर वो होता तो ये चैप्टर भी थोड़ा सा डरावना होता, चूंकि वो हटा दिया है। तो 6 ग्राफ है जो सब बच्चों को आता है, और डोमेन रेंज का क्वेश्चन आता है, बट और कुछ तो कुछ आता नहीं इसके अंदर ज्यादा कुछ, है ना? तो सबसे आसान यूनिट ये हो गया। और रिलेशन फंक्शन के अंदर रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। और अगर तुम सीबीएसई में हो ना, तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है कि नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन। जब अपन करवाएंगे क्लास के अंदर तो तुम आराम से, इजी है, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहला काम होता है इस वीक के अंदर अपन ये 4 चैप्टर करेंगे। मेन फोर्स किसके ऊपर? मेन वनली जो हमारा ये इंपॉर्टेंट रहेगा किसके लिए? रिलेशन फंक्शन और इनवर्स के लिए। बात समझ में आई ना? मैं कोशिश कर रहा हूं और आप भी कोशिश करो कि इसी तरीके से आप भी चलो, कि आपका भी टारगेट हमारे से मैच हो, कि यार मैथ का टारगेट सर ने दे रखा है, अपन ऐसे ही चलने वाले हैं, ठीक है? तो अब फॉर्मूला, इसमें टारगेट क्या है? फॉर्मूला का बिल्कुल क्लियर हो जो इनवर्स में आने वाला है ना? और 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर कम से कम क्लासरूम के अंदर डिस्कशन हो जाना चाहिए, थोड़ी सी फास्ट स्पीड में, ठीक है? वीक 2 देखो, अगला वीक में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीक में 2 चैप्टर लेके आया हूं बस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड एओडी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जो बच्चों को सबसे ज्यादा डर होता है ना, वो होता है कंटिन्यूअस वाले में। डिफरेंशिएशन मैक्सिमम बच्चों को आसान लगता है, और डिफरेंशिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला लॉजिक है ना, क्वेश्चन जो आता है सीबीएसई में, वो आता है एक्स की पावर एक्स वाला, फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला, ठीक है? और कंटिन्यूटी में जो क्वेश्चन आता है ना, जनरली कंटिन्यूटी के अंदर जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो आता है ये वाला, ध्यान से देखना। कंटिन्यूटी के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा ये, जैसे तुम पढ़ा होगा कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और बी एक्स प्लस 2 वेन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो फाइंड ए एंड बी इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक तो ये वाला है ना, इम्प्लिसिट, सॉरी, बात समझ में, ये वाला फंक्शन का। दूसरा डिफरेंशिएशन में कौन सा बताया आपको? फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला। 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लेते हो तो मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कोई टफ काम नहीं है। एओडी में सर्कल के अंदर
हमने सर्कल के अंदर या स्फीयर के अंदर हमने क्या कर रखा है, कौन इंसर्ट करवा रखा है, यानी वो वाला, और दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो एओडी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भरोसा रखो वो भी आएगा, नंबर आराम से उससे आएंगे, क्योंकि उसमें से ना एओडी से केस स्टडी आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। देखो, आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक हो, है ना, कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक हो, उसका उठाना, खास करके ओसवाल वाली उठा लो या अरिहंत वाली उठा लो, देखना केस स्टडी ना सबसे ज्यादा एओडी का मिलेगा तेरे को, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा केस स्टडी आता ही एओडी का। अगर एओडी का केस स्टडी आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, मतलब 5 नंबर का केस स्टडी तो बेटा श्योर है, और 2-3 क्वेश्चन एमसीक्यू में आना ही आना, और 1-2 क्वेश्चन हमारे 2 नंबर या 3 नंबर कहीं होना, मतलब 10 से 12 मार्क्स का तो एओडी लेके बैठा हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट, तुम कैसे सोच सकते हो हम एओडी छोड़ देंगे? बहुत सारा बच्चा आता है बोलने के लिए, सर एओडी, सर ना ना ना, एओडी तो हमसे हो ही नहीं सकता, अपन छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं भाई, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जरूरत ही नहीं है छोड़ने की, ठीक है ना। आगे चले, अब देखो थर्ड वीक जो है, अब इसके बाद जो हमारा थर्ड वीक का जो टारगेट है, थर्ड वीक का जो टारगेट है ना हमारा, वो इंटीग्रेशन ब्लॉक वाला है। अगर तुमने इंटीग्रेशन कर लिया, अच्छे से इंटीग्रेशन कर लिया, खास करके पार्शियल फ्रैक्शन वाला यूनिट है ना, इसके अंदर जो टॉपिक है, वो अगर तुमने अच्छे से कर लिया, तो आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगी। अगर तुमने इंटीग्रेशन अच्छे से कर लिया, तो इसके बेस पर जो ये 3 चैप्टर है ना, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको इजी लगेगा ही लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगी, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं। टारगेट हमारा इंटीग्रेशन के कम से कम 150 क्वेश्चन करके जाएं, क्योंकि आपको असाइनमेंट जब मिलेगी उसके अंदर ही 150 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होना है, और वो मोर देन सफिशिएंट है यार, मोर देन सफिशिएंट है। बोर्ड में तो मार्क्स फ्री में मिल रहे हैं यार, बोर्ड में मार्क्स फ्री मिल रहे हैं, उसको उठाओ जाके, है ना। बोर्ड में सुनते हो ना 100 में 100, कितने बच्चों के आए? 200 बच्चों के आए, लेकिन 100 रैंक किसी एक का आता है। तो बोर्ड में मार्क्स तो फ्री के मिल रहे हैं, उसको उठा लो जाके, है ना, थोड़ी सी मेहनत कर लो, 70 दिन रह गए बस, बात समझ में आई। तो अगला जो वीक है हमारा इंटीग्रेशन, इसके अंदर हमने 2 वीक लगा रखा है, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस इसका फास्ट है, लेंदी भी है ना, फॉर्मूले बहुत हैं, बच्चा फॉर्मूला से ही डरता है। इंटीग्रेशन के अंदर 25 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रेशन में 6-7 प्रॉपर्टीज, और एरिया में फॉर्मूला कोई नहीं, है ना, आपको बस ग्राफ बेसिक आना चाहिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टाइप के फोटो बनता है, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, वो होमोजीनियस इक्वेशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत आता है, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस देख लो, छोटा छोटा भी अगर आप लॉजिकली चलो ना, तो मार्क्स आते हैं मैथ में। चलो, इसका अगला वीक देखिए टारगेट क्या है हमारा। उसके बाद हम लोग चलेंगे वेक्टर, सब बच्चों का आसान सा वेक्टर एलजेब्रा, सबको समझ में आता है, बिल्कुल आसान है, कोई लफड़ा नहीं इसके अंदर। वेक्टर 3D में जब तक प्लेन वाला पार्ट था एनसीईआरटी के अंदर, तब तक वेक्टर दी थोड़ी सी टफ जाती थी, लगता था। अब वेक्टर 3D में बेटा 2 ही टॉपिक है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन और एक डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, बस दो दो टॉपिक है, और 2 टॉपिक के ऊपर 2-3 फॉर्मूले हैं। आपको बस पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगाना है, पैरेलल वाला लाइन है या स्क्यू लाइन है, बस उसका ध्यान रख के वो फॉर्मूले लगाने हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जो बच्चा एक बार पढ़ चुका होगा उसको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी कि वेक्टर वाला पोर्शन आसान है, आराम से कर सकते हैं, है ना। आगे चलें, फिर अगला जो है वीक हमारा वेक्टर 3D के बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से भी सिलेबस रिड्यूस कर रखा है सीबीएसई वालों ने। यार एक तरीके से ना तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो, जो जो टफ चीजें थी, जैसे वेक्टर से प्लेन पोर्शन हटा दिया, प्रोबेबिलिटी से लास्ट वाला जो था टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद वाला वो पोर्शन हटा दिया, बात समझ में आ रही है, बेस थ्योरम तक ही रोक लिया सिलेबस को। तो जो जो टफ पोर्शन था वो रिड्यूस कर लिया, इनवर्स से प्रॉपर्टीज टफ थी उसको बाहर कर दिया, है ना। तो तुम लोग किस्मत वाले ही हो ना, जो 2 साल पहले बच्चा दे रहा था उसके अंदर ये सारे सिलेबस थे, है ना, अब वो हट गया, तो आपको तो सिलेबस छोटा हो गया यार, थोड़ा सा मेहनत करो अब, ठीक है। तो हम लोग इस वीक में प्रोबेबिलिटी और एलपीपी करेंगे। एलपीपी तो बहुत आसान है, उम्मीद है सबको आता भी होगा, अच्छे से आता होगा, है ना। तो ये 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम, और प्रोबेबिलिटी में 4 दिन, क्योंकि 4 टॉपिक है, 4 लेक्चर में हो जाता है, आराम से हो जाता है ना। बस आपसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करके, होमवर्क करके दिखाओ टीचर को। पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं जाना चाहिए, या पेरेंट्स को ऐसा फील मत करवाओ कि यार अपन कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अब बेचा बेचा वो पूरे साल आपको बोल रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, अब वो समय नहीं है कि कोई बोले आपको पढ़ो, आपको खुद ही पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अगला देखो, अभी फर्स्ट फेज में सारी बातें हो रही है ना, अब आता है फेज नंबर 2। अब ये फेज सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब ये फेज जो है ना, सही में बूस्टिंग वाला फेज है। अभी तक तुम लोग पढ़ रहे थे, अब तुम लोग मार्क्स को कलेक्ट कर रहे हो कि यार हमारे को मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से आने वाला है, 10 नंबर यहाँ से ले आएंगे। वो वाला फेज ये वाला है। ये फेज हमारा होगा 15 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक, है ना, 15 से लेके 10 फेब तक। बात समझ में आ रही है? इसमें आपको पता ही है आपका मैथ का पेपर होना है 9 मार्च को, और पेपर स्टार्ट होना है 18 फेब को। तो हमने आपको 10 फेब तक इंस्टीट्यूट में ही रखना है कम से कम। उसके बाद आप आओ, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आप डाउट पूछिए, टिल लास्ट टाइम तक अपन सपोर्ट में हैं। आप कभी भी आइए, 9 to 5 इंस्टीट्यूट में आओ, बिल्कुल पढ़ते रहो, टीचर के सामने बैठ के सैंपल वर्क करते रहो, आपको गारंटी है कि डाउट मिलेगा, है ना। ये बात समझ में आई? 10 फेब तक तो हमने एक प्लान बना रखा है कि तब तक बच्चे को हमने जाने नहीं देना। अब्सेंट करोगे पेरेंट्स को कॉल जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो रिवीजन प्लानर हमारा ये है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो फेज 2 हमारा किस चीज का कलेक्शन है। फेज 2 में हम लोग आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी अभी तक हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे थे, अब एक साथ सारे चैप्टर या 2-4 चैप्टर का एक साथ क्वेश्चन करवाना शुरू करेंगे, और पी वाई पी पे ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पी वाई को जितना कर सकते हो। एंड उम्मीद करेंगे आप हर अल्टरनेट डे, मतलब आप एक वीक में बना लो कि सर मंडे को ना मैथ का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, ट्यूसडे को फिजिक्स का, है ना, केमिस्ट्री का, मतलब अब सैंपल पेपर सॉल्व करने का टाइम है, सैंपल पेपर। एंड आप मॉक टेस्ट, यानी 3 घंटे का कोई सैंपल पेपर उठा लो, ईमानदारी से घर पे 3 घंटे बैठ के सॉल्व कर लो। अगले दिन टीचर को जाके बोलो कि सर एक बार चेक कर दो हमारा ये, जहां कहां पे कमी है ना वो मेरे को बता दो, और जो डाउट है वो अपना पूछ लो, है ना। ठीक है, तो आप सैंपल पेपर एंड टेस्ट इसके ऊपर फोकस करना है सेकंड फेज के अंदर। अब इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये देखते हैं। अब देखो, बोर्ड PYQ, इसमें भी हमने एक बना रखा है कि पहला वीक जो है ना, 15 जनवरी के बाद वाला, यानी 7th वीक में हमने ये 4 चैप्टर के मिक्स प्रॉब्लम करवाने हैं, PYQ करवाने हैं। बात समझ में आई? और आपका इस, क्योंकि अगर ये यूनिट अच्छा हो गया तो आपके 44 मार्क्स कंप्लीट हो गए, कलेक्ट हो गए कि यार 44 मार्क्स तो हमारे कलेक्ट हो गए। अब हम कॉन्फिडेंस में आ गए, क्योंकि हर बच्चा ना इसी को लेकर टेंशन में रहता है। अगर ये आपके क्लियर हो गए तो फिर कुछ बचा ही नहीं मैथ के अंदर, है ना। जिसका ये यूनिट अच्छा है वो आराम से 70-75 मार्क्स ला सकता है मैथ के अंदर आराम से, है ना। अगर ये यूनिट अच्छा है तो 80 में से 70 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, क्योंकि हर बच्चों का मार्क्स बन जाता है बाकी यूनिट में। अब आगे देखो, अब एक बच्चा लोग की कमी क्या होती है कि यार एनसीईआरटी बुक कर लिया सर, PYQ कर लिया सर, रेडी है। नहीं बेटा, एक बुक और रहे मार्केट में, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वो बुक मार्केट से लो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि कम से कम 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन उस बुक से डायरेक्ट आए हुए हैं। बच्चा बोलता है ना सर एनसीईआरटी से तो आया नहीं क्वेश्चन, बेटा 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए हुए हैं, तो वो बुक जरूर लेना है मार्केट से। बात समझ में? ऑल सॉल्व एग्जाम्पल्स कोशिश करो। फिर अगला, ऑल इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको जो बताया चैप्टर वो करने इसी में, और कम से कम 2.5 घंटे आपको निकालना है स्पीड रिवीजन के लिए, जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपने गलती करी किसी क्वेश्चन के अंदर उसको कलेक्ट करना है, उसको, है ना, कमी को दूर करना है। 2.5 घंटे आपका पर डे होना चाहिए कि यार रिवीजन ही करना है, बस नई चीजें अपने को नहीं सीखनी है अभी। 2.5 घंटे हर एक दिन के हिसाब से आपको कमी अपनी दूर करनी है। रिवीजन करोगे, फॉर्मूला ना भूल जाओ। मान लो कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, आपके 4 नंबर नहीं आ रहे, बताओ कितनी बड़ी ब्लंडर हो जाएगी, है ना। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बस स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है कि स्टार्ट कैसे करें मैथ को, क्योंकि मैथ में कॉपी तो नहीं भर सकते ना आप, मैथ में एप्लीकेशन थोड़ी लिख दोगे जाके, मैथ में तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, और याद होगा तभी मार्क्स आएंगे। तो ये ध्यान रखना। आगे चलें, फिर अगला यूनिट देखो, ये है फाइनल टच, है ना, मतलब 2 फरवरी से लेके 10 फरवरी वाला जो वीक है, इसमें हमारा पैकिंग का, है ना, पैकअप करने का टाइम हो गया। पैकअप में क्या करोगे, डेली फॉर्मूला सीट रिवीजन होना चाहिए 20 मिनट्स, और ये मैं तो उम्मीद करूंगा जब तक मैथ का एग्जाम ना हो जाए ना तब तक करते रहो। दूसरा, डाउट रिमूवल। आप अपने डाउट जितना जल्दी हो सके सारे चैप्टर का क्यों ना टीचर से लाके पूछ लो, हमसे लाके पूछ, सारे चैप्टर एक साथ कि सर ये चैप्टर हमने कल किया था, ये सारे सैंपल पेपर के डाउट हमारे को बता दो। आपको मिलना है डाउट। प्रीवियस मिस्टेक रिवीजन, है ना, जो आप गलती कर रहे हैं ना उसको आप फाइंड आउट कीजिए और उसको टैकल कीजिए, बाहर करिए। बात समझ में? बच्चा जैसे ना, होता क्या है, 2-3 मिस्टेक कॉमन होता है बच्चों का। क्वेश्चन में ना A+B है और कॉपी में लिख दिया A-B। फॉर्मूला में A² + B² है, आपने फॉर्मूला A² - B² कुछ ऐसा बना के लिख दिया है।
तो ये सब मिस्टेक है ना बेटा, ये दूर करो, क्योंकि सिली मिस्टेक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपन 40-50 नंबर के लिए तैयारी तो नहीं करवा रहे आपको, है ना। फिर ओनली इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट टफ क्वेश्चंस, है ना, ताकि एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, जेई लेवल पे नहीं चले जाने, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, आपको आसान लगेगा यार, इतनी प्रैक्टिस करवा दी क्यों नहीं आसान लगेगा। ठीक है, तो आगे इंपॉर्टेंट टिप्स जो है आपके लिए हमारे तरफ से, कि भाई एनसीईआरटी ही आपका एक तरीके से बाइबल है, एक ग्रंथ हो गया वो हमारे लिए, है ना। इसको आप बिल्कुल रेस्पेक्ट कीजिए। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को, खास करके एग्जाम्पल एंड मिक्स वाला, है ना, जो एनसीईआरटी का जो मिक्स प्रॉब्लम होता है, लास्ट एक्सरसाइज जो होता है, वो दो चीज, एग्जाम्पल एंड मिक्स प्रॉब्लम वाला मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होता है, वो दोनों को अच्छे से कवर करके रखो। अच्छे से कवर करके मतलब बंद करके नहीं रखो, मतलब पढ़ के रखो। बात समझ में आई। अपन यहाँ के बच्चे को है ना कि कवर कर दो तो कवर भी कर देता है, सर ने बोला था कवर कर दो, कवर कवर मतलब उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके रखो कि यार मेरे को आता है सब कुछ, है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस बोर्ड टाइप क्वेश्चंस। ऐसे नहीं मार्केट से 2-3 बुक ले लिया और किए जा रहे हैं क्वेश्चन अंधाधुंध, और उससे बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लो, कम से कम 2 बार उस बुक को कर डालो, है ना। थर्ड, मास्टर कैलकुलस, मैं बार बार बोल ही रहा हूं कि मास्टर कैलकुलस, कैलकुलस पे अपनी पूरी मास्टर बना लीजिए, अपनी पकड़ बना लीजिए, आप आराम से 70 मार्क्स से पहुंच जाओगे। और उसमें भी एओडी और इंटीग्रेशन वाला लॉजिक जो है उसको अच्छे से करना है। और लर्न फॉर्मूला लाइक प्रो, मतलब फॉर्मूला ऐसे होना चाहिए ना, कोई जगा के पूछे ना रात में भी कि यार ये वाला फॉर्मूला बताना, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। इस तरीके से फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इतनी बार रिवीजन, इतनी बार प्रैक्टिस, इतने बार उसका अपन कॉपी पे लिख लिख के देख रहे हो, ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाना चाहिए। बात समझ में आई। और लास्ट, टाइम मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चा बोलता है कि सर पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी नहीं होता, सारे बच्चे दे रहे हो 100 में से 100 भी ला रहे हैं, है ना। और बोर्ड में एक बच्चा तो 100 में 100 ला नहीं रहा। कम से कम 100 में से 100 ना, मैथ में कम से कम, नहीं तो नहीं 10,000 प्लस बच्चा लेके आने वाला है, और लाता ही है हर साल, कोई बड़ी बात तो बोल नहीं रहे आपसे, है ना। तो इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करो कि क्वेश्चन छूटे नहीं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के पीछे लगे हुए हैं टिल लास्ट एग्जाम तक। ठीक है, आगे देखो, ये कुछ हमारा रिजल्ट है जो रॉकवुड इंस्टीट्यूट लास्ट टाइम इस साल 2025 में हमने बच्चों को दिलवाया है। वो कुछ ऐसा है, जैसे सिमरन लड़की है ना, ये मेडिकल कर रही थी और मैथ भी इसका एडिशनल था, तो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर है इसका, 94 मार्क्स है मैथ के अंदर। तो ये सारे बच्चे हमारे अच्छे रिजल्ट लेके रॉकवुड का एक अच्छा नाम दिया है ना। लोगों को पता है कि ये बच्चे हमारे काफी अच्छे हैं। देखो ये सारे बच्चे रॉकवुड के ही हैं, इन्होंने हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। और भी देखिए, जैसे ये सारे बच्चे हैं ना, परलीन हो गई, महक हो गई, निमरत कौर, ये सारे बच्चे हमारे से अच्छे मार्क्स लेके अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, बाकी ये भी देखो, एक लास्ट ये देखिए, इस साल का जो हाईएस्ट है हमारा वही 97% हरसिमरन और सिमरत का, ये दो बच्चों का 97% आया था 12th बोर्ड में। तो रॉकवुड के अंदर अभी अगर कोई बच्चा मान लो हमारा रेगुलर क्लास में नहीं है ना, तो वो बच्चा भी अभी हमारे मार्क्स बूस्टर कोर्स के अंदर इनरोलमेंट ले सकता है। इस कोर्स के अंदर हम लोग हर चैप्टर को दोबारा फास्ट रिवीजन तरीके से, पेपर के साथ, वीक में 2 पेपर आपके होने हैं, उस तरीके से हम आपका पेपर करवा रहे हैं और रिवीजन भी करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा कि देखो समय अब ऐसा है ना कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। आपके लिए कोई लड़ेगा नहीं, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं देती। बात समझ में आ रही है। क्योंकि कहा जाता है ना, कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिलती है, काबिलियत में दम हो तो मंजिल झुकी जाती है। बात समझना, काबिलियत में दम हो तो मंजिल झुकी जाती है। इस कारण जो ये उम्र है ना तुम्हारी 15 से 25 साल वाली, यार रगड़ दो अपने आप को, सही बोल रहा हूं, रगड़ दो। जो तुम कर सकते हो ना, जो तेरे अंदर जितना जुनून है, जो तुम कर सकते हो, जितनी तेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है, अब लगा दो, बस अब लगा दो। 70 दिन रह गए, 1 महीने और पेपर, मतलब 100 दिन। मान लो कि यार 100 दिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है ये जिंदगी का, क्योंकि बोर्ड ये आपके जिंदगी का बिल्कुल लास्ट टाइम है। बोर्ड लास्ट है ये, इसके बाद आपको दोबारा बोर्ड नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिलती है, काबिलियत में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है ना। बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल सच्चाई है इस बात में, है ना। क्योंकि कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती। आप सोचोगे यार अपन जाएंगे ना, ना ना ना, अगर तुमने मेहनत करी तभी तक कामयाब हो पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से मेहनत करना शुरू करो।
कि अगर कोई डिटेल और कुछ भी डाउट आपके मन में आ रहा है तो आप रॉकवुड इंस्टीट्यूट के साथ, हमारा जो एड्रेस है यहाँ पे बाट रोड चौक नियर बंगला साहिब गुरुद्वारा तरन तारण, आप आ करके डिटेल में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप बिल्कुल आके, स्वागत है आपका, आप आइए। और यहाँ पे आपको जो भी मन में डाउट है वो आप पूछो आके, है ना। हम लोग एक ये मार्क्स बूस्टर कोर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, आप ज्वाइन भी कर सकते हो इस चीज को। डिटेल नॉलेज सेंटर पे आके विजिट करके आप ले सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू। बाकी उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कोई भी बेटा दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, कोई भी आपको क्वेश्चन हो फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।